शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अब तक निपात का अध्ययन कर चुके थे। हम संज्ञा से शुरू किए थे, संज्ञा से लेके अव्यय, अव्यय से निपात तक। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। उसके पहले के भी हिंदी के सारे पार्ट बताए गए हैं। आप वर्णमाला देख सकते हैं, संधि देख सकते हैं, रस देख सकते हैं, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्रम से मिलेंगे, प्लेलिस्ट में पूरे क्रम से आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप देखे होंगे या देखते होंगे। आज जो आपका टॉपिक होगा यह होगा विराम चिन्ह का। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। एक नंबर तो आ ही जाता है इससे परीक्षाओं में, विराम चिन्हों से। ठीक है, हिंदी के विराम चिन्ह अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। आज से इनकी हम शुरुआत करते हैं। भाग एक है विराम चिन्ह। ठीक है, देखिए, विराम चिन्ह हालांकि आपने जब से हिंदी लेखन शुरू किया होगा, जब से आपने लेखनी हाथ में ली होगी, तब जब से आपने लेखन शुरू किया होगा तब से इनका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आप जिस भी कक्षा से शुरू किए हो, लेकिन इनके विषय में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। हो सकता है पढ़ा हो, अब आके पढ़ा हो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हो। उसके पहले केवल आप लगाना जानते थे कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे कर देने पे हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज आप इनके विषय में विस्तृत जानेंगे कि ये विराम चिन्ह है, क्यों है, कहाँ से आए, कहाँ पर प्रयोग होते हैं, प्रयोग करने का तरीका क्या है, इनसे क्या भावार्थ बदल जाता है वाक्य का। इन सारी चीजों को आज आप यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, विराम चिन्ह भाषा की स्पष्टता में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर किसी भाषा में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो भाषा सुसज्जित मानी जाती है, उसका भावार्थ है बहुत स्पष्ट होता है। ठीक है, इसीलिए विराम चिन्हों का एक सार्थक और स्पष्ट प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं क्या है जहां आप लगा दें वाक्य में, ऐसा नहीं होता। इनके प्रयोग करने का एक तरीका होता है जिससे वाक्य का क्या होता है, भावार्थ है बदलता है। अगर आप कहीं गलत प्रयोग कर दिए तो दूसरा अर्थ दे देगा, एक ही विराम चिन्ह उसके अर्थ को परिवर्तित कर देगा। ठीक है, अगर विराम चिन्हों का सही से प्रयोग किया जाए तो वह एक मानक अर्थ में जाता है। ठीक है, वही एक हिंदी का मानक अर्थ होता है। देखिए, विराम शब्द का अर्थ होता है, विराम शब्द का अर्थ रुकना या ठहरना होता है। ये तो आप भी जानते होंगे, विराम मतलब रुकना या ठहरना। ठीक, इसका प्रयोग भाषा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब विराम चिन्हों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि भाषा के अर्थ में स्पष्टता आए। मतलब जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं लगातार बोलता जाऊं तो वो स्पष्ट नहीं होगा, आप ऊब जाएंगे, ज्यादा सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए देखिए, वाणी में रुकावट आती है, रोक आता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग भाषा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। भाषा या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विशेष स्थान पर लगने वाले चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए जिनका सहारा लिया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह की डिफिनेशन है, केवल आपको समझने के लिए लिख दी गई है। आप ऐसा नहीं कि इसे रटने लगेगा इतना बड़ा, ये सब नहीं पूछी जाती। ये बताए, इसका कहने का मतलब ये है कि भाषा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जहां पे हम इनका प्रयोग करते हैं, उसको जिस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं उसी को विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, ये वही डिफिनेशन ये कह रही है। ठीक, तो भाषा या वाक्य अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विशेष स्थान पर लगने वाले चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए जिनका सहारा लिया जाता है वही विराम चिन्ह है। जैसे आप उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा तो स्पष्ट समझ में आएगा और ये परिभाषा भी समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए, हम जानते हैं कल मैच है। अब यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कल मैच है। दो, अब अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि हम जानते हैं कल मैच है, तो ये अस्पष्ट अर्थ नहीं हुआ इसका, क्योंकि इनमें विराम चिन्ह लगा है। ठीक है, ये ऐसे होगा, हम जानते हैं कल मैच है। एक वाक्य जो है उपवाक्य दूसरे पे आधारित है और इनमें रुकावट है। ठीक है, हम जानते हैं कल मैच है, इस तरीके से इसे उल्लेखित किया जाता है। ऐसा नहीं हम जानते हैं कल मैच है, ऐसे नहीं बोला जाता। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कल मैच है, यहाँ पे देखिए विराम चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वाक्य समाप्त हुआ तो भी एक विराम चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैं इन सब के बारे में बताऊंगा।
तिरंगे में केसरिया, सफेद और हरा रंग होता है। देखिए एक विराम चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, एक विराम चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप अगर ये विराम चिन्ह न लगा होता तो आप ऐसे पढ़ते, तिरंगे में केसरिया, सफेद और हरा रंग होता है। ऐसे नहीं होता, तिरंगे में केसरिया, फिर कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, सफेद और हरा रंग होता है। तो ये क्या हुआ, पढ़ने के तरीके में स्पष्टता आई, वाक्य में स्पष्टता आई, उसके अर्थ में स्पष्टता आई, इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये जो विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग हो रहे हैं कि विशेष स्थानों पर प्रयोग हो रहे हैं और इनको प्रदर्शित कर रहा है, कोई ऐसा चिन्ह है जो इनको प्रदर्शित कर रहा है, उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह आप स्पष्ट समझ गए किस लिए प्रयोग होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दी गई हैं, आप लिख भी दीजिएगा, मैंने आपको समझा भी दिया है। अब हम जो पढ़ेंगे एक एक विराम चिन्हों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से विराम चिन्ह हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि हिंदी भाषा का केवल एक ही विराम चिन्ह है, बाकी तो सब अंग्रेजी से डाइवर्ट होकर हिंदी में आए हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी का केवल एक ही भाषा विराम चिन्ह है जिसे मैं अभी बताऊंगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। देखिए विराम चिन्हों की संख्या 10 मानी गई है। मैंने आपको बताया कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 10। लेकिन कांता प्रसाद गुरुजी ने हिंदी का केवल एकमात्र विराम चिन्ह माना है, वह है पूर्ण विराम। ठीक है, आप इसे जानते रहिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। हिंदी का केवल एकमात्र विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार उन्होंने एक ही विराम चिन्ह माना है। बाकी तो ये बाकी चिन्ह कहाँ से आए, तो ये अंग्रेजी से होके आए हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा से होके आए हैं। अधिकतर ये चिन्ह अंग्रेजी भाषा में प्रयोग होते हैं। जब होता क्या है कि हम कुछ भाषाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करना शुरू करते हैं। हिंदी में यही हुआ, सारी भाषाओं को तोड़ मरोड़ कर हिंदी में समाहित कर दिया गया। आज भी आप कुछ वर्ड अंग्रेजी में बोलते हैं, कुछ हिंदी में बोलते हैं, आप इसे कहते हैं कि मॉडर्न है, लेकिन वो गलत तरीका है। ठीक है, आप कुछ अंग्रेजी कुछ हिंदी इस तरीके से बोलते हैं। तो ऐसे ही वो विराम चिन्ह भी क्या हो गए, हिंदी भाषा में आते गए, समाहित हो गए, मतलब अपने आप को एडजस्ट करते गए। तो कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हिंदी का एकमात्र विराम चिन्ह कौन सा है, पूर्ण विराम है। ठीक है, बाकी वैसे 20 चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इन 20 चिन्हों को एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है आपका पूर्ण विराम। ठीक है, यही हिंदी का एकमात्र विराम चिन्ह है जहां पर शब्दों के तार टूट जाते हैं, अर्थात वहां पे मतलब कि एक तरीके से लय समाप्त हो जाता है, शब्दों के तार टूट जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक वाक्य का समापन हो जाता है, वहां पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, या एक कह लीजिए कि वह वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है, वहां पे पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। जैसे आप निबंध वगैरह लिखते थे ना, कोई एक चीज जब जैसे हाथी जंगल में घूमता है, तो है के बाद आप पूर्णाम चिन्ह लगा देते थे। वैसे ही जहां पर शब्दों के तार टूट जाए, जैसे हाथी जंगल में घूमता है, अब इसके बाद वो ये वाक्य समाप्त हुआ, तो वहां पे आपने पूर्ण विराम लगा दिया। अर्थात एक वाक्य का समापन हो जाए तो वहां पे पूर्ण विराम लगता है। जैसे मोहन बाजार जाता है, मोहन प्राय ऐसे ही घूमता रहता है। तो मोहन बाजार जाता है, मोहन प्राय ऐसे ही घूमता रहता है, एक वाक्य यहाँ पे समाप्त हो गया, वह बाजार चला गया, मोहन बाजार जाता है। अब ये दूसरा वाक्य है, मोहन प्राय ऐसे ही घूमता रहता है। तो इनके बीच में देखिए ये चिन्ह लगा हुआ है पूर्ण विराम का। ठीक है, तो ये क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एक वाक्य समाप्त हो गया, उसके लय यहाँ पे तार टूट चुके हैं। मोहन बाजार जाता है, मोहन प्राय ऐसे ही घूमता रहता है। ठीक है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग ऐसे ही आपको करना है, हाथी जंगल में घूमता है। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पे वाक्य समाप्त हो जा रहा है, उसके लय समाप्त हो जा रहे हैं, वहीं पे पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। पहला हो गया पूर्ण विराम। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा अल्प विराम है। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जहां वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अल्प समय के लिए या थोड़े समय के लिए रुका जाता है, वहां पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता ही है, यह तो आप जानते ही हैं। तो जितने विराम चिन्ह आएंगे सब इसी के लिए आएंगे कि वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करना है, लेकिन वहां पे रुकने का तरीका अलग अलग होगा। जैसे जहां वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अल्प समय या कम समय के लिए रुका जाता है, वहां पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसके पहले जो आपने पढ़ा पूर्ण विराम, जहां पे वाक्य के लय समाप्त हो जाए, वाक्य पूर्णतः समाप्त हो जाए, वहां पे पूर्ण विराम लगता है। यहाँ पे क्या है कि जहां वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अल्प समय के लिए रुका जाता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, वहां पे अल्प विराम लगता है।
या आप कह सकते हैं कि अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों या किसी भी चीज के नामों को स्पष्ट करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अल्प विराम चिन्ह कैसा होता है ये भी आप जान लीजिए। अल्प विराम चिन्ह को इस तरीके से लगाते हैं, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये अल्प विराम चिन्ह है। ठीक है, उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, भारत क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, राष्ट्र है। तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि धर्मों के लोग रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हिंदू के बाद लगा है अल्प विराम, मुस्लिम के बाद अल्प विराम लगा है, इसी तरीके से सिख आदि धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये अल्प विराम क्या कर रहा है, इस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। अगर ये न लगा होता तो आप ऐसे पढ़ते, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि धर्मों के लोग रहते हैं। पढ़ तो आप वही वाक्य रहे हैं, लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धि है इसमें, क्योंकि इनमें जो है अस्पष्टता लाने के लिए, एक लय बरकरार रखने के लिए अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, रोको मत जाने दो, अगर यही न लगा होता तो आप कहते रोको मत जाने दो। अब कुछ समझे में नहीं आया, ऐसे क्या है, लगा है तो आपको रुकना है यहाँ पे अल्प समय के लिए, रोको, फिर आप बोलेंगे मत जाने दो, रोको मत जाने दो। लेकिन अगर यही चिन्ह यहाँ लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, रोको मत जाने दो। अब देखिए दोनों का अर्थ बदल गया, शब्द सारे वही हैं। रोको मतलब ये मना कर रहा है, रोको मत जाने दो, और ये क्या कर रहा है, रोको मत जाने दो। तो केवल ये चिन्ह बदला है, अल्प विराम यह चिन्ह बदला है, बाकी यह अर्थ अलग अलग होंगे। चिन्ह एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया, अर्थ बदल गया। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है, अर्थ क्या हो गया, बदल गया। तो इसी तरीके से प्रयोग होता है, यहाँ पे वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करना होता है और अल्प समय के लिए रुकना होता है, वहां पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम का साइन यह है, ये देखिए, इसको ना मान लीजिएगा, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वैसे केवल यही साइन है अल्प विराम का। ठीक, आइए अगला देखते हैं। तीसरा है अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम होता क्या है, जहां पे अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो। जहां पे अर्ध विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो, वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही जानते रहिए। ठीक है, कि आपको अल्प विराम से अधिक रुकना है, लेकिन पूर्ण विराम से कम, मतलब दोनों के मध्य का समय आपको लेना है, वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग होगा। अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है। ठीक है, जैसे मैं जानता हूं तुम अच्छे लड़के हो, मैं जानता हूं तुम अच्छे हो या अच्छे लड़के हो, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ये सारे चिन्ह अर्ध विराम है। यहाँ हम अल्प विराम से अधिक रुक रहे हैं, लेकिन पूर्ण विराम से कम रुक रहे हैं, उन्हीं के मध्य अर्ध विराम का प्रयोग होता है। मैं जानता हूं तुम अच्छे हो, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अर्ध विराम हो गया। हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम की चर्चाएं की। बाकी विराम चिन्हों का मैंने सामान्य परिचय बताया। लगभग 20 विराम चिन्ह होते हैं। सारे पढ़ने देखिए आपको आवश्यक नहीं है, 20 विराम चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा मैं करूंगा। विराम चिन्ह से 1 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक, और कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हिंदी के विराम चिन्ह 1 है पूर्ण विराम। ये चीजें हमने आपको बता दी हैं, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी धीरे धीरे आपकी आगे बढ़ रही है। लगभग मैं आपको 110 पार्ट के करीब करीब इसे समाप्त कर दूंगा। आपका 83 या 84वां पार्ट चल रहा है। साहित्य भी आपको पढ़ना है, अभी छंद अलंकार भी बचा है। तो कनेक्ट रहिए, पढ़ते रहिए, बेहतर पढ़ाया जाएगा, पूरा प्रयास किया जाएगा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दिया जाए, ताकि आपको परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित करने में सहायता मिले। ठीक, तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में इसके आगे की चर्चाओं के साथ।